अचानक उसने देखा कि उसकी दोस्त के पीछे एक काली लंबी लहर है। उसने पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसकी दोस्त ने कहा कि घर में केवल वह अकेली है। इस समय शाओमेई ने देखा कि उसकी दोस्त के पीछे एक डरावनी भूत है। वह अपनी दोस्त को चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भूत ने तेजी से अपनी बाहें बढ़ाई और उसे पकड़ने की कोशिश की। शाओमेई ने फोन को देखा और समझा कि उसकी दोस्त पर खतरा है, लेकिन उसकी दोस्त को नहीं पता था। उसने शाओमेई से पूछा कि उसने क्या देखा। जैसे ही उसने फोन उठाया, उसे अपने नंबर से एक संदेश मिला। अजीब बात यह है कि संदेश का समय कुछ मिनट बाद का था। उसकी दोस्त ने धीरे धीरे संदेश खोला, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह क्या सुनने वाली है। फिर उसने सुना कि उसकी चीख सुनाई दी। उसकी दोस्त डर गई और बाथरूम में अचानक आवाज सुनी। डूडू की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जैसे कोई गाड़ी तेजी से गुजर रही हो। जब छोटी मी ने देखा कि उसकी दोस्त उसे परेशान कर रही है, तभी पीछे से बाथरूम में पानी की आवाज आई। छोटी मी तुरंत बाथरूम में दौड़ी और वहां जाकर देखा कि उसकी दोस्त बाथटब में मृत पड़ी है। उसके शरीर की चारों भुजाएं मुड़ी हुई थीं। छोटी मी चीखते हुए गिर गई और घबरा गई। उसने अपने बॉयफ्रेंड से मदद मांगी। उसका बॉयफ्रेंड जल्दी ही एक पत्रकार दोस्त के साथ आया। दोनों ने अपनी मृत दोस्त को देखकर एक साथ सन्नाटा साध लिया। वे पुलिस को फोन करने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक एक अजीब फोन की घंटी बजी। तीनों ने आवाज की ओर देखा और पाया कि घंटी छोटी मी के बैग से आ रही थी। उसका बॉयफ्रेंड बैग से निकालने लगा। छोटी मई का फोन निकला। कॉल खुद का था। ये आत्मा की कॉल है। प्रेमी हैरान है। छोटी मई डर गई है। उसकी दोस्त की अजीब मौत ने उसे और डराया। स्थानीय पुलिस ने छोटी मई के मामले को गंभीरता से लिया। तीनों को पुलिस स्टेशन जाकर बयान देने के लिए कहा गया। उन्होंने छोटी मई का फोन पुलिस को दिया और कहा कि उसे आत्मा की कॉल मिली थी। पुलिस ने छोटी मई का फोन खोला और देखा कि वह कॉल भविष्य से आई थी। 3 दिन बाद। यह वही है। पुलिस का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया कि पिछले साल अप्रैल में कई युवा लोगों ने अपने नंबर पर भविष्य से कॉल प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्हें अजीब मौतों का सामना करना पड़ा। जांच में पता चला कि सभी जिन्होंने फोन पर कॉल प्राप्त की थी, वे उसी समय मर गए। इसे भूत कॉल कहा गया। छोटी मई, जिसने 3 दिन बाद से कॉल प्राप्त की, निश्चित रूप से भूत कॉल की अगली शिकार होगी। पुलिस नहीं चाहती कि और लोग भूत कॉल में मरे, इसलिए उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। भूत कॉल का तरीका चाव ही से है। पत्रकार ने भूत कॉल की जांच की। उसके पास जो सुराग थे, उसके अनुसार भूत कॉल में एक छोटी लड़की शामिल थी, इसलिए उसने छोटी मई को साथ लिया। जब वे दादी के पास पहुंचे तो उन्होंने उम्मीद की कि वह भूत कॉल के बारे में कुछ बता सके। दादी ने कहा कि उनकी पोती बीमार थी, लेकिन वह मरने के लिए नहीं थी। ताइवान के दादा का फोन आने के बाद वह अजीब तरीके से मर गया। दादी को लगता था कि उनकी पोती उस फोन कॉल के कारण मरी है। जब उन्होंने दादा का नंबर डायल किया तो पाया कि यह रद्द हो चुका है। संपर्क करने के लिए पत्रकार ने अपने पूर्व पति से मदद मांगी। कृपया सहायता करें। इस बीच पुलिस ने छोटी मई की रिपोर्ट प्राप्त की और उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसकी दोस्त की मृत्यु के बाद उसके पेट में कुछ अजीब बीमारी हो गई थी। जांच के नतीजे बताते हैं कि ये फफूंदी के अवशेष जापान में नहीं है। पुलिस को संदेह है और एक पत्रकार ने उनसे संपर्क किया। ताइवान में पहले से ही भूतिया कॉल की घटनाएं हो चुकी हैं। हर मृतक को अपनी खुद की कॉल मिली थी और सभी मृतकों में एक समान फफूंदी के अवशेष पाए गए हैं। सच्चाई जानने के लिए पत्रकार ने ताइवान में उस बुजुर्ग व्यक्ति, जिसका नाम झांग वेई है, को खोजने का प्रयास किया। जांच के बाद पत्रकार अंततः झांग वेई के निवास स्थान पर पहुंचता है। झांग वेई का घर पूरी तरह से सुनसान है और वहां पर झुकी हुई सुई की तरह की चीजें बिखरी हुई हैं। कमरे में धूल भरी हुई है। ऐसा लगता है कि काफी समय से कोई नहीं रहा। घर के अंदर चारों ओर खोजबीन करते हुए पत्रकार एक बगल के बेडरूम में पहुंचता है। अचानक पीछे के अलमारी का दरवाजा एक दरार के साथ खुल जाता है। पत्रकार को लगता है कि अलमारी में कोई छिपा हुआ है, लेकिन अलमारी में कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक सूखी और कमजोर लाश थी। लाश के हाथ में एक मोबाइल फोन मजबूती से पकड़ा हुआ था। ऐसा लगता है कि उसकी मौत और मोबाइल फोन के बीच कोई संबंध है। पत्रकार ने चौंकते हुए देखा कि यह लाश वही झांग वेई है। झांग वेई मर चुकी है। पत्रकार की जांच रुक गई है। वह पूर्व पति के घर में रह रही है और कल जांच जारी रखेगी।
उस रात उसने एक फाइल पाई। यह ताइवान में भूतिया कॉल से मरने वाले सभी मृतकों की जानकारी है। पूर्व पति ने अचानक चेहरा बदल लिया और पत्रकार से फाइल छीन ली, चेतावनी दी कि उसे भूतिया कॉल के मामले में जिज्ञासु नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूतिया कॉल की जांच करने वाले सभी लोग मर चुके हैं। पूर्व पति की बात ने पत्रकार को रोकने में मदद नहीं की, बल्कि उसे और अधिक जिज्ञासु बना दिया। भूतिया कॉल ने उसे घेर लिया और उसकी मृत्यु का समय इसी कुछ दिनों में था। जब पत्रकार ने शियाओ मेई का जिक्र किया तो शियाओ मेई ने अचानक भूतिया कॉल प्राप्त किया और उसने देखा कि उसके सामान में एक डरावनी छोटी लड़की थी। लेकिन अगले ही पल वह छोटी लड़की गायब हो गई, जैसे सब कुछ शियाओ मेई का भ्रम था। शियाओ मेई का प्रेमी सामान खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सामान को छुआ, उसने भूतिया कॉल की घंटी सुनी। शियाओ मेई के फोन का सामान में होना एक अजीब खोज थी। प्रेमी ने फोन निकाला और उसे जमीन पर फेंका, लेकिन फोन गिरने के बाद सामान अपने आप खुल गया और एक डरावनी रिकॉर्डिंग चलने लगी। छोटी मेई वीडियो में जाली पर पड़ी है, उसका मुंह सिल दिया गया है और वह बहुत दर्द में है। वह अपने प्रेमी के साथ ताइवान आई है ताकि भूतिया कॉल की जांच कर रहे पत्रकार से मिले। रिपोर्टर छोटी मेई से कहता है कि वह उसके साथ भूतिया कॉल को खत्म करने का तरीका खोजे। रिपोर्टर ने बताया कि उसकी जांच के अनुसार भूतिया कॉल रुईफेंग नामक गांव में उत्पन्न हुई थी, लेकिन कई साल पहले से रुईफेंग के गांव वाले भूतिया कॉल के कारण 3 लोग मारे गए, केवल एक अंधी दादी बची। तीनों ने तुरंत अंधी दादी को खोजा। अंधी दादी ने जापानी समझा और जान गई कि वे भूतिया कॉल की जांच करने आए हैं। तीनों लोग डर के मारे घर के अंदर छिप गए और अंधी दादी की कराह सुनी। तीनों लोग दादी के घर में गए और पूछा कि भूतिया कॉल कैसे प्रकट होती है। अंधी दादी ने बताया कि कई साल पहले रुईफेंग गांव में एक अजीब लड़की थी जिसका नाम लीली था, जो हवा से बातें करती थी और एक अजीब पूर्वानुमान शक्ति रखती थी। उसने कहा कि कुछ दिनों बाद कौन मरेगा, वह निश्चित रूप से मरेगा। गांव वालों ने उसे खदान में बंद कर दिया। इसका मतलब है कि उस दिन से ताइवान में भूतिया फोन कॉल की कहानी शुरू हुई। जो लोग भूतिया फोन कॉल प्राप्त करते हैं वे मारे जाते हैं और उनके पेट में अजीब चीजें होती हैं। पत्रकार और शियाओ मेई ने तय किया कि वे लीली के खदान की जांच करेंगे, लेकिन तभी पत्रकार के पूर्व पति ने फोन किया और चेतावनी दी। पत्रकार, कृपया भूतिया फोन कॉल की सच्चाई की जांच न करें। आज पूर्व पति ने भी फोन किया और उसकी मृत्यु का समय आज रात 8 बजे है। अब पत्रकार चिंतित है। उसे रात 8 बजे से पहले भूतिया फोन कॉल को समाप्त करने का तरीका खोजना होगा। वे सभी तेजी से खदान की ओर बढ़ते हैं और पाते हैं कि खदान का प्रवेश द्वार बंद है। तीनों को अलग अलग कार्य करना पड़ा और खदान के अन्य प्रवेश द्वार की तलाश करनी पड़ी। तभी एक अजीब छाया अचानक पत्रकार के पीछे तेजी से गुजर गई। बिना कुछ कहे वह उसके पीछे चल पड़ा। फिर उसे खदान का एक और प्रवेश द्वार मिला। एक डरावनी आत्मा पत्रकार के पास आई। वह चिल्लाते हुए बेहोश हो गया। जब वह जागा तो समय रात के 7 बजे का हो चुका था। उसके पूर्व पति की मृत्यु के समय से केवल आधा घंटा बाकी था। जब पूर्व पति को फोन किया गया तो उसने सोचा नहीं था कि उसे भूत की कॉल की घंटी सुनाई देगी। पूर्व पति ने फोन नहीं उठाया, इसलिए पत्रकार को जल्दी से पूर्व पति के घर लौटना पड़ा। डर के मारे वह भागने लगा। कृपया मत आओ ब्यूटी, तुम यहां मत आओ। पत्रकार ने पूर्व पति को धीरे धीरे सांत्वना दी। फिर उसने खुशी से देखा कि अब रात के 8 बजे हो चुके हैं, लेकिन पूर्व पति अभी भी जीवित हैं। भूत की कॉल का तरीका, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस समय छोटी मेई को और भी डरावनी चीजों का सामना करना पड़ेगा। छोटी मेई ने पाया कि यह आवाज थोड़ी परिचित है, इसलिए उसने आवाज का पीछा किया। फिर उसने देखा कि वह बचाव की आवाज एक लगातार हिलते हुए बोरे से आ रही थी। घोड़े के अंदर पत्रकार ने दरवाजा खोला। सोचा कि वह उत्तर की ओर लौटने वाले समुद्र के मंदिर की एक सुंदर लड़की देखेगा, लेकिन उसने एक चीख सुनी और भाग गई। छोटी बहन फेई छी क्वांगडोंग में गई और उसे नहीं पता था कि यह वही जगह है जहां ली लीजी ने 10 साल पहले समुद्र के किनारे पर बिताया था। उसने एक कुर्सी देखी और घबराकर उसके पास गई और उसे लीली की आत्मा दिखाई दी। अचानक आत्मा प्रकट हुई। यह प्रकट हुआ। इस समय छोटी बहन का प्रेमी भी क्वांगडोंग में प्रवेश कर गया। लीली ने एक सुई से अपने प्रेमी की कलाई पर खींचा और क्वांगडोंग ली के सभी चीजों को नियंत्रित किया। छोटे में दर्द में रोने लगी और लीली से अपने प्रेमी को छोड़ने की गुहार लगाई। लीली ने जब सुना कि छोटी बहन ऐसा कह रही है तो उसने सच में सुना। उसके प्रेमी ने तुरंत नाम नहीं लिया, बल्कि दृढ़ता से छोटी बहन को खींचा और उसे क्वांगडोंग से बाहर ले जाने की कोशिश की। दोनों ने अपनी पूरी ताकत से तेजी से क्वांगडोंग से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन तुरंत एक लोहे की मौत ने उन्हें रोक लिया। प्रेमी तुरंत झुक गया ताकि छोटी बहन खुद को बाहर निकाल सके। एक शक्ति ने छोटी बहन को नीचे खींच लिया और प्रेमी को लोहे की मौत के बाहर फेंक दिया।
लिली की आत्मा खदान के बाहर एक छोटे जोड़े को निराशा से देख रही थी। उसने छोटे मई को गिरा दिया और खदान की ओर खींच लिया। इसी समय छोटे मई का फोन बजने लगा, जिससे उसके प्रेमी का ध्यान गया। यह फोन एक डरावनी आत्मा का कॉल था। अचानक उसके मन में एक विचार आया कि अगर वह छोटे मई के लिए कॉल उठाता है तो शायद वह श्राप अपने ऊपर ले लेगा। उसने छोटे मई का फोन उठाया। छोटे मई की हत्या से पहले उसने उस डरावनी आत्मा का कॉल उठाया। हवा एक पल के लिए चुप हो गई। जो कुछ भी हुआ वह उसके प्रेमी की कल्पना के अनुसार था। जब उसने छोटे मई का कॉल उठाया तो वह अचानक छोटे मई के स्थान पर चला गया। उसके बाद छोटे मई बेहोश हो गई और उसे अस्पताल में ले जाया गया। पत्रकार बिस्तर के पास खड़ा था। जब छोटे मई जागी तो उसने अस्पताल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन पत्रकार के जाने के बाद 2 पुलिसकर्मी आए। पता चला कि छोटे मई का प्रेमी वास्तव में आत्मा में बदल चुका था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह पहले ही मर चुका है। पत्रकार पूर्व पति के घर लौटता है और देखता है कि घर में कोई नहीं है। कैमरा लॉबी में रखे कैमरे को देखकर रिपोर्टर ने देखा कि आखिरी वीडियो में वह खुद चाकू लेकर बाथरूम में घुस रहा है और छिपे हुए हत्यारे को मार रहा है। रिपोर्टर इसे समझ नहीं पा रहा था। वह उठ खड़ा हुआ। बाथरूम में घुसते ही उसने सचमुच छिपे हुए